arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर पद्मामणि। आधुनिक एवं समकालीन युग। मानवतावाद। समकालीन युग का परिचय। इसमें सबसे पहले जानेंगे विश्व इतिहास में काल विभाजन के बारे में। इतिहास मानवीय विकास की एक सतत, अनादि एवं अनंत धारा है, लेकिन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से किसी खंड, देश, क्षेत्र या विश्व के इतिहास को अनेक कालखंडों में वर्गीकृत किया जाता है। ये विभाजन कुछ विशेष मानदंडों के आधार पर किया जाता है। पहला, राजवंशों के शासन के आधार पर। किसी देश या क्षेत्र पर शासन करने वाले राजवंश को आधार मानकर काल का विभाजन करना परंपरागत इतिहास लेखन का लोकप्रिय आधार रहा है। काल विभाजन के इस आधार के अनुसार भारतीय इतिहास को मौर्य, गुप्त, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, मुगल वंश आदि में बांटा गया है। इसी तरह चीन के इतिहास को चिन काल, हॉन काल, मांचू काल में और इंग्लैंड के इतिहास को ट्यूडर काल, स्टुअर्ट काल, हैनोवर काल आदि में विभाजित किया गया है। इसी तरह का काल विभाजन आज भी काफी प्रचलित है और लोकप्रिय है, क्योंकि इससे किसी राजवंश के शासन काल के रूप में अध्ययन के लिए एक सुविधाजनक क्रमबद्ध काल उपलब्ध हो जाता है। दूसरा, पुनर्जागरण एवं औद्योगिक क्रांति के आधार पर। मानव जीवन के सांस्कृतिक अथवा आर्थिक क्षेत्र के कुछ पहलुओं के विकास के आधार पर भी काल विभाजन किया जाता है। इस प्रकार के काल विभाजन में राजवंशों के आधार पर किए गए विभाजन की तरह कोई निश्चित तिथि या वर्ष नहीं होता। इसमें मोटे तौर पर ही समय का संकेत होता है, क्योंकि संस्कृति या अर्थव्यवस्था के विकास या ह्रास की कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती है। उदाहरण स्वरूप यूरोप में पुनर्जागरण एवं औद्योगिक क्रांति का तथा भारत में राष्ट्रवाद का उदय इस प्रकार के काल विभाजन है। थोड़े समय के लिए भारतीय इतिहास में राष्ट्रवाद के दौर को लें। राष्ट्रवाद के उदय को किसी खास दिन या किसी खास घटना से नहीं जोड़ा जा सकता है, इसलिए राष्ट्रवाद के उदय की किसी निश्चित तिथि का संकेत नहीं दिया जा सकता, बल्कि इसके संबंध में एक मोटे काल का ही निर्देश किया जा सकता है। तीसरा, शताब्दियों के आधार पर। एक अन्य मानदंड के अनुसार इतिहास को सदियों में विभाजित कर दिया जाता है, जैसे 19वीं सदी एवं 20वीं शताब्दी के यूरोप का इतिहास, या 16वीं तथा 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड का इतिहास आदि। अवधि मूलक काल विभाजन। लेकिन काल विभाजन का जो इस सबसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण और स्वीकृत मानदंड है, उसके अनुसार इतिहास को मानव जाति के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर अलग अलग कालों में बांट दिया जाता है। इस आधार पर किए गए विभाजन में हर काल न केवल इतिहास के एक मोटे दौर का सूचक होता है, बल्कि उससे एक विशिष्ट प्रकार के समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली और संस्कृति का भी बोध होता है। जीवन के इन सभी क्षेत्रों में इस काल का अपना एक सुपरिभाषित रूप होता है, जिसके आधार पर एक काल को दूसरे काल से बड़ी सरलता से अलग किया जा सकता है। अधिकांश देशों व संपूर्ण विश्व के इतिहास के अत्यंत व्यापक और आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले महत्वपूर्ण विभाजन इस प्रकार हैं। पहला, प्राचीन काल। दूसरा, मध्यकाल। तीसरा, आधुनिक काल। समाज के विकास की गति संसार के सभी देशों या क्षेत्रों में समान नहीं रही, अतः तिथि क्रम के लिहाज से संसार के अलग अलग देशों में प्राचीन, मध्य तथा आधुनिक काल का समय भिन्न भिन्न है। उदाहरण स्वरूप पश्चिमी यूरोप के इतिहास का प्राचीन काल ईसवीं सन से आरंभ होता है और मध्यकाल का आरंभ तब से माना जाता है जब वे सामंतीय विशेषताओं वाली सामाजिक व्यवस्था का उदय होता है। 15वीं सदी में सामंतीय समाज व्यवस्था के अंत तथा एक नई समाज व्यवस्था पूंजीवाद के उदय से आधुनिक युग का आरंभ हुआ। लेकिन जब पूरे विश्व के इतिहास का काल विभाजन किया जाता है, तब उसके अलग अलग हिस्सों में दिखाई देने वाली भिन्नताओं को
सुविधा के खातिर नज़रअंदाज कर दिया जाता है और समाज तथा अर्थव्यवस्था के नए रूप चाहे एक ही क्षेत्र में क्यों न प्रकट हों, उन्हें नए काल की शुरुआत मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए 15वीं एवं 17वीं सदी तक के काल को, जब पश्चिमी यूरोप में आधुनिक काल का आरंभ हुआ, पूरे विश्व इतिहास के संदर्भ में आधुनिक काल की शुरुआत का दौर माना जाता है। ऐसा मानने का कारण यह है कि इन सदियों के दौरान पश्चिमी यूरोप में जो प्रवृत्तियां उभरी, उनमें से कुछ आगे चलकर विश्व के अन्य हिस्सों और क्षेत्रों की या तो मुख्य विशेषताएं बन गई या उन्होंने उनके इतिहास को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। आधुनिक इतिहास से अभिप्राय। मानव प्रगति का वह काल जो साधारणतया 15वीं एवं 17वीं शताब्दी के मध्य से शुरू होकर 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक चलता रहा, आधुनिक इतिहास के नाम से जाना जाता है। इस काल के यूरोपीय यात्रियों द्वारा एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका आदि में साम्राज्यवाद का विकास एवं विस्तार हुआ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा औद्योगिक क्रांति का फैलाव हुआ। सामंतवाद का अंत हुआ। नए नए वैज्ञानिक आविष्कार हुए। मानव के भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि हुई और प्रजातंत्रीय धारणाएं जोर पकड़ने लगी। वयस्क मताधिकार अथवा सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार अभी दूर की बात थी। और अब आधुनिक इतिहास की मुख्य विशेषताएं। पहला, शक्तिशाली राष्ट्र राज्यों का उदय। मध्य युग से आधुनिक युग में आते ही राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। इस काल में यूरोप में नगरों का उदय हुआ। वे जातियां जो कि अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थीं, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र राज्यों में संगठित करना प्रारंभ कर दिया। यूरोप के अधिकतर देशों में निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था विद्यमान थी। प्रजातंत्र और जनतंत्र की प्रभुसत्ता के सिद्धांत 18वीं सदी में पनपने लगे थे। लोगों में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो गई थी। दूसरा, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का फैलाव। स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड आदि पाश्चात्य देशों के राजाओं ने विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार हेतु अपने व्यापारियों और नाविकों को प्रोत्साहित किया। सर्वप्रथम पुर्तगाली, स्पेनिश, फ्रेंच, डच तथा ब्रिटिश व्यापारियों ने पूर्वी देशों के शासकों से अनुमति लेकर अपनी अपनी फैक्ट्रियां और बस्तियां स्थापित की, परंतु धीरे धीरे यूरोप के व्यापारियों ने पूर्वी देशों में अपने अपने उपनिवेश तथा साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने न केवल एशिया में वरन अफ्रीका एवं अमेरिका में भी अपने उपनिवेशों की स्थापना की। इन यूरोपीय साम्राज्यवादी देशों ने तीसरे विश्व यानी एशिया, अफ्रीका आदि के देशों का खूब आर्थिक शोषण किया। ट्रेवेलियन के शब्दों में 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में संसार में यूरोपीय देशों का साम्राज्य प्रसार यूरोप की आधुनिकता का एक लक्षण है। तीसरा, नवीन नगरों का विकास एवं मध्यम वर्ग का उदय। आधुनिक युग के प्रारंभ में यूरोप में नए नगरों का विकास हुआ। नई नई व्यापारिक मंडियों और केंद्रों की स्थापना हुई। फलस्वरूप यूरोप में नागरिक सभ्यता का तेजी से विकास हुआ और एक शक्तिशाली मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इस शक्तिशाली मध्यम वर्ग ने मध्य युगीन व्यवस्था को चुनौती दी। शेविल के शब्दों में, बड़े बड़े नगरों के उत्थान से यूरोप में न केवल नागरिक सभ्यता का विकास हुआ वरन उसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास को भी प्रोत्साहित किया। नगर में निवास करने वाले शक्तिशाली मध्यम वर्ग ने एक नवीन समाज की रचना की। शक्तिशाली मध्यम वर्ग का उदय आधुनिक युग की प्रमुख विशेषता थी। चौथा, नवीन वैज्ञानिक आविष्कार तथा नए समुद्री मार्गों की खोज। आधुनिक युग के प्रारंभ में यूरोप में अनेक नए आविष्कार हुए जिन्होंने नवीन यूरोप के निर्माण में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। इनमें सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार छापेखाने की मशीन, बारूद, आग्नेय अस्त्र शस्त्र और कुतुबनुमा थे। पहला, छापेखाने का आविष्कार। 1450 ईस्वी में जर्मनी के निवासी जॉन गुटेनबर्ग ने छापेखाने की मशीन का आविष्कार किया। छापेखाने के आविष्कार के कारण नवीन विचारों का तेजी से प्रसार हुआ और जनता को सस्ते मूल्य पर पुस्तकें उपलब्ध होने लगी, जिससे सर्वसाधारण जनता का बौद्धिक विकास संभव हो सका। दूसरा, बारूद एवं अस्त्र शस्त्रों का विकास।
मध्य युग में चीन में बारूद का आविष्कार हुआ। मध्य युग के अंत में यूरोप में बारूद का प्रयोग आग्नेय शस्त्रों के निर्माण में होने लगा। बारूद, बंदूकों और तोपखानों के आविष्कार के कारण राजाओं की शक्ति में वृद्धि और यूरोप में शक्तिशाली राज्यों की स्थापना हुई। तीसरा, कुतुबनुमा का आविष्कार। इस यंत्र का आविष्कार चीन में हुआ और इससे नाविकों की समुद्री यात्रा सरल हो गई। दिशा सूचक यंत्र और कुतुबनुमा के आविष्कार के कारण यूरोप में साहसिक नाविकों ने समुद्री मार्गों की खोज की। 1498 में वास्को डी गामा एक नए जलमार्ग से भारत पहुंचा। 1492 में कोलंबस ने नई दुनिया की खोज की। चौथा, ज्ञान विज्ञान के प्रसार में वृद्धि। आधुनिक युग के आरंभ में यूरोप में ज्ञान विज्ञान का तेजी से प्रसार हुआ। कोपरनिकस ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। गैलीलियो ने इस सिद्धांत की पुष्टि की। गैलीलियो ने दूरबीन का भी आविष्कार किया। भौतिकी, रसायन, गणित, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आविष्कार हुए। प्राकृतिक विज्ञान का विकास हुआ। पांचवा, पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति का बोलबाला। इस युग की महत्वपूर्ण विशेषता सामंतवाद का पतन तथा पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति का उदय था। औद्योगिक क्रांति ने आर्थिक और सामाजिक जीवन को पूर्णतया बदल दिया। इसने समाज में दो वर्गों को जन्म दिया, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग का जीवन दुखमय तथा संघर्षपूर्ण था, जबकि पूंजीपति वर्ग ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। समाजवाद के विचारों से प्रभावित होकर मजदूरों ने अपने आप को संगठित करना प्रारंभ कर दिया। मार्क्स और एंजल्स ने समाजवाद को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।